Good evening to all my friends here at Desh. Today, we are privileged to have with us Havaldar Jaihind Prakash from the 2nd Rajputana Rifles, who was barely 18 when he fought the Kargil War. On the night of 20th June 1999, as a part of the Delta Company, led by Major Mohit Saxena, Havaldar Jaihind Prakash was part of the leading section which charged up Lone Hill and 350. During the battle, he sustained bullet injuries on his face but continued fighting with the enemy despite all odds. It was not more than 12 hours. He got injured at 1 a.m. in the morning of 29 June 1999, but he was evacuated at around 8 a.m. next day. That is a full 7 hours. Despite a severe, uh, fortunately survived to tell his tale. Today, he will share his story with us at Desh, and we are indeed fortunate to have him. Namaskar, sir. Jai Hind. नो जय हिंद सर। जैन सर। सर, तो अब हम आपके चलते कुपवाड़ा 1999 मई में जब आपकी यूनिट 2nd राजपूताना राइफल, जब सर वो आप कुपवाड़ा में जब टेररिज्म का खात्मा कर, तब सर आपको ऑर्डर मिले थे कि आपको कारगिल जाना है। तब सर वो सर उस टाइम मतलब क्या, मतलब आपने कभी एक्सपेक्ट किया था कि सर सर्विस असल में में सर क्या था कि अभी हमारी जो है कुपवाड़ा में हमारी यूनिट थी उस टाइम पे 99 के अंदर। तो ये मई की बात है, 22 मई को जो है हम लोगों को ये हुआ कि अभी हमें जो है कारगिल में जाना है। कुछ मतलब जो है कुछ मतलब जैसे 16 ये 16 ग्रेनेडियर थी ना अपनी, 16 ग्रेनेडियर को टास्क दिया गया था टोलरिंग इस तरीके का। कुछ तो ज़्यादा ही कुछ कंफर्म नहीं था, लेकिन ये बता था कि टास्क के लिए जाना है किसी। उसके बाद में सर हम लोग 22 मई को कुपवाड़ा से निकले द्रास के लिए। तो वहाँ पे हम लोग 27 सितंबर को जो है पिम्बट जगह है ये कुपवाड़ा में, द्रास सेक्टर में। तो वहाँ पे सर हमारा फायर बेस बनाया गया था। और फायर बेस पे जब सर हम लोग पहुंचे तो वहाँ पे हमें 2-3 दिन का क्लाइमेट के लिए टाइम दिया गया था कि आप लोगों को क्लाइमेट सूट करना है यहाँ का। और उसके बाद में फिर जो है जैसा ब्रीफ किया जाएगा उस तरीके से हम लोगों को काम करना है। फिर सर 2-3 दिन तो वहाँ हमारी ट्रेनिंग चलती रही, क्लाइमेट वगैरह सूट हुए, जो भी जैसा भी हो ट्रेनिंग के अंदर होता है सारी चीज़ें हुई। उसका सर फर्स्ट अटैक हमें दिया गया 12 जून टोलोलिंग का। और उस टाइम पे हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल रविंद्रन साहब, और कंपनी कमांडर थे मेजर मोहित सक्सेना। तो सर वही शाम को 4 बजे हम लोग यहाँ से अपने फायर बेस से निकले। और निकलने के बाद में फिर करीब 1-2 किलोमीटर चलने के बाद में द्रास सेक्टर में ही जो है एक चश्माली नाला पड़ता है, नाले के पास से हमें छोड़ दिया गया। उसके बोला कि आगे कार्रवाई आपको करनी है हम लोगों को। तो सर वहाँ से हमारी जो है अल्फा कंपनी, डेल्टा कंपनी, 2 कंपनियाँ अटैक में थी, चार्ली कंपनी जो है और बाकी कंपनियाँ जो है पीछे से जो है रिकवरी के लिए थी। तो वहाँ पर सर रात में जो है बहुत करीब 2-2:30 बजे मतलब रास्ते में इतनी दिक्कत हुई चलते हुए कि बस कुछ बहुत ही प्रॉब्लम हुई वहाँ पे जाने में हमें। उसके बाद में सर फिर जैसे तैसे करके हम लोग जो है वहाँ पर पहुँचे, और रात में जो है अच्छी तरीके से जो है टोलोरिंग के ऊपर दीपावली मनाई हम लोगों ने। उसमें हमारे जो है मेजर विवेक गुप्ता शहीद हो गए थे। और उसमें मेजर विवेक गुप्ता साहब थे, और उसके बाद में जो है तीन तीन जेसीओस थे, भंवरलाल साहब, सुमेर साहब, और 3 लोग शहीद हुए थे साहब हमारे उस टाइम पे। और सुबह करीब फर्स्ट लाइट के साथ में जो है हमने फिर जो है अपना तिरंगा टोलिंग पे फैला दिया। तो ये सब थी हमारी छोटी सी जो है कि टोलोरिंग की हमारी वो। हेलो। हाँ सर, हाँ। हाँ सर, कह रहे हैं ये हमारी तो सी टोलोरिंग की छोटी सी जो है, जो हमने टोलोरिंग में जो है 12 जून को जो है दीपावली मनाई, वो हमारा वो था। अच्छा, और तो सर सेकंड टास्क था आपकी सर।
सर वही सर, जो मतलब जब मूवमेंट हो रही थी तो आपकी परिवार वालों से जब आपको क्वार्टर से टारगेट गए थे, उस तरह की कम्युनिकेशन हुई थी सर? सॉरी सर। कुछ कम्युनिकेशन हुआ आपका अपने परिवार वालों के साथ? सर परिवार वालों के साथ में तो सर उस टाइम पे फ़ोन का भी इतना वो नहीं था। जब हम कुपवाड़ा से वहाँ से निकले तो रास्ते में ये कनवाई रुकी हुई थी, तो थोड़ा सा घर में कांटेक्ट करने की कोशिश की तो जो है फ़ोन पे कुछ बात नहीं हो पाई। तो माँ से एक बार बात हुई थी थोड़ी सी, उसके बाद फिर टाइम नहीं हो मिल पाया क्या कुछ बातचीत करने का। और फिर चिट्ठी वगैरह सर एक दो बार चिट्ठियाँ वगैरह लिखते रहे हम लोग। ठीक है, चिट्ठियाँ वगैरह भी आपको पता है कि उस टाइम चिट्ठी भी ऐसी जाती थी कि बहुत मतलब काफ़ी टाइम लगता था। तो सर इसी तरीके का जैसे भी था। और घर वालों के साथ तो बहुत एक ही बार कम्युनिकेशन हुआ, उसके बाद सर कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। उसके बाद लड़ाई खत्म होने के बाद जब ये 28 जून सर सेकंड अटैक की बात आपको हम बताते हैं। उसके बाद में सेकंड टास्क सर हमें मिला 28 जून 99, जो कि आज का दिन था सर। आज के दिन मुझे जो है चोट लगी हुई थी। आज शायद आपको पता होगा 3 पिंपल डे भी है। जी सर, जी। हाँ, तो सर आज के दिन जो है ये सेकंड टास्क सर हमें दिया गया है 28 जून 99 को 3 पिंपल का सेकंड अटैक था हमारा सर ये। तो 3 पिंपल के ऊपर जो है वहाँ पे उस दिन सर हमारे जो है करीब 4 अफसर 3 अफसर शहीद हुए थे और टोटल सर 10 जवान शहीद हुए थे हमारे उससे 3 पिंपल पे। तो उसके बाद में सर ये जब रात में काफ़ी अच्छी खासी लड़ाई मतलब जो है चली हुई, तो हमारे पास एक फायर बेस में दी हुई थी एलएमजी थी हमारे पास में, और उसे कवरिंग फायर के लिए हमें लगाया गया। तो सक्सेना साहब ने कहा कि जय हिंद, आप यहाँ से कवरिंग फायर दोगे। तो हमारे साथ एक नायक कप्तान सिंह थे जो कि हमारे एलएमजी 1 पे थे, मैं एलएमजी 2 था। तो हम लोगों ने कवरिंग फायर स्टार्ट किया रात के करीब 1:30-2 बजे रात में। तो बता दूं फायरिंग चल रही सर ये थी। 28 रात को था ना? सर ये सॉरी, 28 रात को? हाँ हाँ सर ये 28 28 रात जी मैम 28 जून का 28 जून का। तो एक मतलब हम लोग फायर दे रहे थे तो उसी दौरान एक गोली आई जो हमारे नायक कप्तान सिंह के बाजू में लगी, और बाजू लगने के बाद में वो घायल हो गए। तो मैंने देखा कि जो है हाथ लगा देखा ब्लड बहुत ज़्यादा निकला, क्योंकि अंधेरा था वहाँ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इतना अंधेरा था वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि मेरे चोट लग गई है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारे पास फील्ड पट्टी होती है वो मैंने जैसे तैसे करके उनके हाथ पे बांध के थोड़ा सा पीछे से उनको ला करके मैंने कहा आप यहाँ पे बैठो और फिर आगे जैसे होगा, मैंने फिर पास कर दिया, ऐसे चोट लग गई है। तो उन्होंने बोला फिर कि ठीक है आप तो एलएमजी की कमान आप संभाल लो। तो उस दौरान जो है करीब 1-1.5 घंटे फिर एलएमजी मैंने लेके बहुत ज़बरदस्त फायर हुआ, बहुत ज़्यादा ही उसमें जो है जितना मतलब हम जब तक हमारा ट्रुप्स निकल नहीं गया तब तक हम बराबर फायर करते रहे वहाँ पे। उसके बाद में अचानक एक दुश्मन का फायर आता है ऊपर से, वहाँ पे सर छोटा सा पत्थर रखा हुआ था, बिल्कुल मेरी समझ से 1-1.5 फीट का ही होगा। तो उसकी ओट में ऐसे पीछा होकर मैं फायर कर रहा था। तो हमारे से काफ़ी हाइट पे बैठा हमारा दुश्मन बैठा हुआ था, उसने एक फायर मारा HMG का फायर, वो सीधे आके हमारे राइट हैंड फेस पे लगा। उस टाइम पे मुझे सब कुछ दिखना बंद हो गया। फिर भी मैंने कहा चलो टाइगर तो हमारे हाथ में ही था, जैसे तैसे मैं फायर करता रहा, जो भी मतलब चलता रहा फिर भी वो ठीक है। फिर उसके बाद में जब पता लगा लोगों को ये तो जैन घायल हो गया है, तो मोहित सक्सेना साहब जो हमारे कंपनी कमांडर थे, उन्होंने देखा कि तो बहुत बुरा हो गया। तो उन्होंने फिर जैसे तैसे बोला कि ठीक है इस जवान को एक साइड में करो, इसको सुबह जैसा भी होगा तो बाद में रेस्क्यू करेंगे, अभी कोई वो नहीं। तो सर कम से कम 6-7 घंटे तक तो जो है हम ऐसे वहाँ पे रहे, क्योंकि उस टाइम पे फायर चल रहा था बहुत ज़्यादा। तो सुबह करीब वही 7-8 बजे जब थोड़ा सा वो हो गया, शांति हो गई, तब साहब ने बोला कि चलो अब जैसे तैसे इसको जवान को लेके चलते हैं। फिर सर नीचे ले करके मतलब कम से कम सर मुझे नीचे लाने में 14-15 घंटे लग गए, ऊपर नीचे लाने में। तभी मैं मेरे से जितना हो सकता था मैं मतलब बहुत पहले बोलते थे मेरे सक्सेना साहब ने भी बोला कि मेरा जवान जो है ये बहुत थोड़ा सा स्ट्रांग था। तो उस टाइम को नया नया खून था, मेरी 16 साल की उम्र में फौज में भर्ती हो गया था, मात्र मेरी 17.5 साल की उम्र थी उस टाइम पे। तो जैसे भी था नीचे लेकर के आया सीओ साहब की गाड़ी में लेके, फिर मुझे 92 बेस श्रीनगर लेके आया, वहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट थोड़ा हुआ। फिर उसके बाद में फिर RR हॉस्पिटल दिल्ली में है हमारा, यहाँ के सर मेरा करीब 25-26 सर्जरी हुई है RR हॉस्पिटल में, तब जाके मेरी ये कंडीशन हुई है। अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों के सामने हूँ, जैसा भी हो। और फिर सर कितने दिन आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ा?
मैम हॉस्पिटल में तो लगभग मुझे अगर देखा जाए तो 2-3 साल तो कंटिन्यू मैं हॉस्पिटल में रहा हूँ, बाकी 6-7 साल इलाज चला है मेरा। 24-25 सर्जरी मेरी हुई है फेस की। तो सर अभी मतलब आज 22 साल बीत गए उस बात को, सर तो अभी भी वो लम्हा मतलब आपको याद आता होगा मतलब? सर जब वो जो सफर था, जो हमारा, हमें देखो लड़ने में सर कोई दिक्कत नहीं थी, लड़ाई चाहे कितनी भी होती कोई दिक्कत नहीं है। जो सर रास्ता जो डिस्टेंस था ना हमारा चलने का, उसमें मतलब जो पहाड़ी पे हमें चढ़ना था उसमें सर हम लोग थोड़ा सा कमजोर बैठ गए। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं, लड़ने में हमारी सेना, हम लोग लड़ने में कोई कमजोर नहीं है, कभी भी लड़ा दो किसी से भी। लेकिन सबसे बड़ी ये थी कि जो चढ़ना पड़ रहा था उसमें हम लोग थोड़ा सा जो है वो थे कि बर्फ खा खा के हमने गुजारी है। कैसे गुजारी सर ये हमें पता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसे रोंगट खड़े नहीं हो जाते हैं सर कि वो दिन भी कभी कभी याद आते हैं कि हाँ कुछ था। तो सर वो जो 6-7 घंटा का समय था जब आप ऊपर ही थे पहाड़ी पे और लड़ाई चल रही थी और आपका मतलब खून जा रहा था, तो मतलब आपको मतलब सर होश था उस टाइम या मतलब? सर मैं होश में था मैं, बस क्या था कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अगर मुझे कुछ दिखाई देता तो शायद मैं आगे भी कुछ और करता, क्योंकि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब तक एलएमजी मेरे हाथ में रही हो, जो जब तक मुझे नहीं लोगों ने साइड में किया, तब तक जितना हो सका मेरी एलएमजी में जो मैगजीन चढ़ी हुई, जितनी गोलियां थी मैंने सारी फायर कर दी थी उस टाइम पे, क्योंकि मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। नहीं तो मैं आगे और भी कुछ करता, मैं और एलएमजी में मैगजीन चढ़ा के मैं और भी फायर करता। ये था सर। तो सर मतलब एक और एक दिलचस्प आपका जो नाम है जय हिंद सर, उसका वो कैसे पड़ा साहब जय हिंद? सर हमारे बाबा जी थे, उन्होंने उनकी बहुत बड़ी इच्छा थी कि जो है हम अपने पोते को जो है फौज में भेजेंगे। तो उनका कुछ अंग्रेजों के साथ में थोड़ा सा लिंक था मेरे बाबा जी का। तो उन्होंने जो है बोला नहीं, मैं अपने इस पोते का नाम जय हिंद रखूंगा। तो बस इसी कारण में लोग मेरा नाम भी जय हिंद के नाम से, मतलब उनकी बहुत बड़ी इच्छा थी कि मेरा पोता फौज में जाना चाहिए। तो उस टाइम सर मैं नाम ही जय हिंद रखा, और एक्चुअली जय हिंद ही नाम हुआ और मैं फौज में हो भी गया। और आपने आपका नाम इतना अच्छे से रोशन किया सर, मतलब परफेक्ट नाम है आपका। थैंक यू मैम। तो सर मतलब अभी जो जैसे राजरिफ में 2 कंपनी होती है, राजपूत की और 2 होती है जाट की सर। तो आपकी डेल्टा कंपनी तो अल्फा डेल्टा सर होती है राजपूतों की, और चार्ली ब्रेव होती है जाटों की कंपनी। अच्छा, और बाकी जो सपोर्टिंग कंपनियां होती है, स्पीक कंपनी, हेडक्वार्टर, ये होती मिक्स होती हैं सभी। अच्छा। तो सर मतलब वो आपके जब अटैक के पहले जब आप लोग मतलब प्रिपेयर हो रहे थे अटैक के पहले, जैसे आज ये टाइम में होगा 99 में, आज से 20 साल पहले शायद इस वक्त पर आप अटैक के लिए प्रिपेयर हो रहे थे? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जो कंपनी कमांडर साहब है, जो मोहित सक्सेना साहब, जो आपके सीईओ है रविंद्रनाथ साहब, कैसे मोटिवेट किया था सर आप जैसे 18 वर्षीय जवान को? सर हमारे जो पहली बात, हमारे जो सीईओ साहब थे, सीईओ साहब ने एक वर्ड बोला था कि ये मरने से नहीं घबराना है, ठीक है। अगर मरने से घबरा गए और हमें पता लगा कि तुम पीछे आ रहे हो तो मैं गोली मार दूंगा, नहीं तुम अगले वाले को गोली मार देना, ठीक है। और मरोगे तो देश में नाम रोशन करोगे, और भगोड़े होगे तो कायर कहलाओगे, ठीक है। तो और सक्सेना साहब ने एक ही वो कहा था कि हम आए हैं और हमें जीत हासिल करनी है। हमारे कंपनी कमांडर साहब का भी, जो सक्सेना साहब जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया था, क्योंकि हमारे कंपनी वो पहले से थोड़ा सा जो है स्ट्रांग में थे कि नहीं भाई मुझे कुछ करना है, ठीक है। अपने जवानों का हमेशा मोरल वो नहीं होने देते कि हाँ नहीं, बिल्कुल रहते थे, नहीं आप बिल्कुल करना है तो करना है, बस डू इट, होना चाहिए ऐसा। तो सर बहुत अच्छा को रहा। और कोई सर मैं तो कह रहा हूँ कोई दिक्कत, हमें लड़ने में कोई दिक्कत, बस अगर ये हमारी कहीं प्लेन एरिया की लड़ाई होती तो सर इतना नुकसान हमारा कुछ नहीं होता, और वो हमारे लिए जगह भी नहीं थी। 18 साल की थी सर, मतलब बहुत ही कम उम्र थी एक लड़ाई लड़ने के लिए, और फर्स्ट टाइम आप कोई लड़ाई में जा रहे थे, तो डर नहीं लगा? कैसा फीलिंग हो रहा था सर? मैम अब डर तो खैर, डर देख मैंने बताया ना कि डरते तो हम पहले से ही नहीं है,
ठीक है। और जिस दिन हमने जो है ये अपना राजीव सेंटर में कसम खाई थी कि हवाई और जल थल जैसे भी होगा हम देश के सम्मान के लिए अपना वो करो, हमने तो उसी दिन डर छोड़े जिस दिन हमने वर्दी पहनी थी मैम। डर की तो कोई बात ही नहीं थी, क्या होना क्या नहीं होना उसकी तो कोई टेंशन नहीं थी। बस ये है कि बस किसी तरीके से जो देश के हालात थे उस टाइम मैडम बहुत जरूरी था हमें उस चीज को करना, डर की तो कोई बात नहीं थी। तो सर आपने बोला कि पाकिस्तान HMG चला रहे थे उस हाइट से जो है, सर उनके क्या पास दर्शक बहुत सारे हथियार थे, PK का फायर था, HMG था, UMG था, मतलब बहुत ऐसा कोई कम्युनिकेशन हथियार नहीं था जो उनके पास में नहीं था। सब कुछ पूरा हिडन करके रखा हुआ था, वो पूरी बाकायदा उन्होंने प्लानिंग के साथ में उनका था। इनका जो जो हम लोग अपनी लैंडलाइन वायर बिछाते हैं ना कम्युनिकेशन के लिए, बाकायदा हाँ, पहाड़ियों पे इनकी लाइन बिछी हुई थी। और जिस टाइम में हम लोगों ने कम्युनिकेशन का खत्म किया उस टाइम से ही मतलब उनको पता लग गया कि आज अटैक हो गया हमारे ऊपर, क्योंकि उनके कम्युनिकेशन सारे बंद हो गए थे, उनको हम लोगों ने बीच में घेर लिया था। तो सर क्या आप दर्शक को बता सकते हो कि मतलब वो जो फायर आती है, हम तो सब सिर्फ मूवी में देखते हैं, पिक्चरों में देखते हैं कि वो फायर कैसी आती है, दर्शक को बता सकते हो उसकी मतलब क्या लेवल की फायरिंग थी और क्या लेवल का आक्रमण था उनका? सर फायर का तो ऐसा होता है कि जो हमारी जैसे आप विफोस तो फायर आप लोग देख ही रहे होंगे कि विफोस भी अपना बहुत अच्छा काम कर रही थी। और जो हम लोगों को जो फायर जैसे उस टाइम इंसास राइफल थी, LMG थी और SLR थी, SLR अधिक चल रही थी, उससे इंसास उस टाइम पे नहीं आई थी। और ऑटोमेटिक हथियार भी अपने पास तो जैसे 47 वगैरह थी, तो ये उस टाइम पे कम था, लेकिन SLR वगैरह बहुत चल रही थी। तो सर SLR जो हमारी राउंड है उसकी मार बहुत अच्छी है। तो ये सर मूवी के अंदर एक चीज अलग चीज होती है, मॉडिफाई करके दिखाया जाता है, यहाँ जो ग्राउंड में होता है वो सर बहुत डिफरेंट है। जब सामने से गोली निकलती है सू की आवाज करके, तो सर आपको पता है कि क्या होता होगा उस टाइम पे। तो ग्राउंड जो मूवी में हो, सर ग्राउंड में जो है बहुत फर्क है। बाकी मॉडिफाई करके सबको सेम वैसे दिखाया जाता है, बहुत अच्छा सर। कभी सर अगर मौका मिलता है तो राजीव सेंटर आइए सर, तो कमांडेंट साहब से बात करके फिर थोड़ा अगर कोई बच्चे वगैरह कुछ ऐसे हैं तो उनसे बात करके बाद दिखाते हैं, ट्रेनिंग एरिया में लेके चल के देखते हैं क्या है। मतलब सर तो मतलब जैसे उस टाइम वो हाइट क्या थी सर, जो आपने 3 पिंपल पे लड़ाई की थी उस टीचर की हाइट क्या थी और उसका टेम्परेचर क्या था उस टाइम? सर टर्म हाइट तो मेरी समझ से सर आई थिंक होनी चाहिए थी उसकी 12-13 हज़ार फीट तो हाइट होगी सर, 3 पिंपल इनकी टोलेटिंग की। और सर वहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं थे, सांस लेने में थोड़ी थोड़ी तकलीफ तो हो रही थी, लेकिन फिर भी सर ठीक था। सुबह टाइम पे तो सर कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन शाम को जैसे दोपहर में थोड़ा सा वो हो जा रहा था तो थोड़ी सी दिक्कत पड़ती थी। चलने में सर बहुत ज़्यादा सांस प्रॉब्लम हो रही थी, जब हम रास्ते में चल रहे थे तब सांस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी। और सर राशन क्या दिया गया था आप लोगों को? हाँ राशन सर हमें दिया गया था जो खाने के लिए आता है, हम लोगों का एक मॉडिफाइड राशन आता है, बना हुआ राशन आता है। उसको सर क्या होता है कि उसके अंदर पैक होता है, रोटी भी पैक होती है, चावल भी पैक होता है, और उसको क्या करना पड़ता है, एक छोटा सा चूल्हा मिलता है हम लोगों को जो कि उसके वो जलाने के लिए आता है, क्या बोलते हैं उसको, स्टोव। एक हाँ छोटा सा, उसका छोटा सा स्टोव होता है, कॉयल आती है जलाने वाली। अच्छा। उसको आप जला के रख दोगे, उसके ऊपर जैसे था वैसे रख दोगे, तो उसमें हल्का सा गर्म होकर पका ऑलरेडी होता है, सर गर्म होकर थोड़ा सा वैसा हो जाता है। तो सर राशन हमें जैसे देखा होगा कि कहीं हम जाते बाहर घूमने तो घर से थोड़ा सा बना के लेके जाते, मीठा सा खुरमुले वगैरह इस तरीके से हल्का हल्का दिया गया था कि जाकि तो सर उस टाइम पे हमें खाने से ज्यादा अम्नेशन की जरूरत थी, तो सर हम लोग अम्नेशन अपना पूरा कंप्लीट लेके गए थे। ठीक है सर। तो मतलब सर जैसे भी था बहुत अच्छा था, बहुत कोई दिक्कत नहीं थी, अपना ठीक था सर। जोश इतना जोर से था कि मतलब जी मैम खाना हाँ सब कुछ बिल्कुल, अच्छा खाने लगा। का तो मैडम कुछ नहीं अच्छा नहीं लग रहा था, बस समय था कि किस तरह अपना टास्क कंप्लीट होगा जल्दी है। सर उसी रात मतलब 22 साल पहले ऐसे ही 28 और 29 रात के बीच में हम मेजर पद्मपनि आचार्य, मेजर विजय, कैप्टन विजयन थापर और कैप्टन पिंकरूस को हम खोए थे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। आप थोड़ा सा उन तीनों के बारे में कुछ बताएंगे? मैडम जो विजय ये आचार्य साहब थे, ये हमारे अल्फा कंपनी के कंपनी कमांडर थे। और जो विवेक गुप्ता साहब थे, ये हमारे चार्ली कंपनी के कंपनी कमांडर थे। और निक्कू साहब
कैप्टन निकू साहब और ये अपना विजन थापर साहब जो है, ये हमारे कंपनी के जैसे सेकंड टू आईसी वगैरह नहीं होते, इस तरीके से थे। तो इन लोगों का सर अफसरों का सर बहुत अच्छा कम्युनिकेशन था उस टाइम पे, कि मतलब नए, ये साहब लोग भी नए नए आए थे, हम लोग जैसे नए थे, साहब भी नए थे उस टाइम पे। सब लोग ज़्यादा लंबी नौकरी किसी की नहीं थी, सभी लोग नए नए, साहब जितने भी थे सब नए नए आए थे। और मतलब जवानों के साथ में इनका जो कम्युनिकेशन था उस टाइम पे बहुत अच्छा था, कि क्योंकि सर हमें पता है कि हम भाई लड़ाई में जा रहे हैं, कल क्या होगा किसने देखा। तो उस टाइम पे जो हमारा कम्युनिकेशन जो एक जवान के साथ, एक अफसर के साथ में जो मेल मिला था, बहुत अच्छा था। और अच्छी तरीके से मॉडिफाइड ये नहीं था कि हम एक अफसर हैं, ये एक जवान है, तो कोई ऐसा होना चाहिए। लेकिन सर उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था, सब अपने तरीके से और अच्छी तरीके से सभी लोग थे। और बहुत अच्छे साहब थे, कंपनी कमांडर साहब वगैरह की ब्रीफिंग बहुत अच्छी थी, इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। क्योंकि सर कमांडिंग तो यही थी, गाइड इनको करना है, काम हमें करना है। सर अभी एक मैं दिलचस्प बात ये पूछना चाहता हूँ, जो आपके केंगरूस साहब थे, लेफ्टिनेंट केंगरू साहब, हाँ, वो सर आते थे उत्तर पूर्वी भारत से, नागालैंड से। जी 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 जी। और आप लोग सारे रजवाड़े से, राजपूत। जी जी जी। तो सर वो मेल कैसे होता था सर आप लोग का? वो केंगरू साहब जो थे, तो बहुत मतलब थोड़ा सा दिलचस्प आदमी थे वो। मतलब कुछ लैंग्वेज की भी उनकी थोड़ी सी उस टाइप की थी, तो उनको जो है मतलब ठीक था उनका। केंगरू साहब भी अच्छे नए थे, और मतलब ज़्यादातर वो लोग इंग्लिश में ही बात कर लेते थे, हम लोग तो बहुत कम समझ पाते थे क्या है क्या नहीं, लेकिन फिर भी सर हंसी मजाक सारा कुछ कर लेते। केंगरू साहब भी हमारे सही थे, बहुत अच्छे साहब थे हमारे, जो हमारे बीच में नहीं थे अब हैं, और बहुत अच्छे साहब थे। तो सर फिर जब आप जंग के लिए, मतलब जब आप फायरिंग कर रहे थे, जैसे कवर फायर दे रहे थे, तो कभी एक एक क्षण भी ऐसा हुआ कि आपको पीछे आपके परिवार की, माँ बाप की याद आई? क्योंकि आप सिर्फ 18 साल के छोटे से लड़के थे सर उस समय, तो कैसे हुआ? सर हम जब ये अटैक के लिए हम गए थे, तो हमने किसी को घर में ये नहीं बोला था कि जो है हम लड़ाई के लिए जा रहे हैं। और अगर ऐसा बोल देते कि हम लड़ाई के लिए जा रहे हैं कुछ भी है, तो माँ जो है बहुत परेशान हो जाती, बहुत ज़्यादा ही। क्योंकि जब मुझे चोट लग गई थी 28 जून को, और करीब 2 हफ्ते तक मेरे घर में किसी को कुछ पता ही नहीं था कि हाँ, कि मेरे लड़के को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, कुछ भी किसी को कुछ पता नहीं था। तो जब मुझे यहाँ से लेके आया गया है, 92 बेस से हॉस्पिटल लेके आया गया है दिल्ली में, तो दिल्ली तक मैं दिल्ली में आ गया हूँ, यानी करीब 4-5 दिन हो गए थे मुझे दिल्ली में। तो मेरा कोई जानने वाला, मेरा कोई भी नहीं था, मैं अकेला था हॉस्पिटल में। लोग आते थे, मिल के जाते थे। एक दिन नर्स जो हमारी मैडम थी, उन्होंने आई, तो वो मतलब उन्होंने बोला, मुझे दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा था, तो उन्होंने मुझसे बोला कि जैन तुम्हारा कोई जानने वाला नहीं है क्या? तो मैंने इशारे से हाथ से कहा हाँ है। तो उन्होंने बोला दिल्ली में कोई है? तो मैंने कहा हाँ है। तो उन्होंने बोला कौन है? तो मैंने एक पेपर दिया, उन्होंने बोला कि आप आंख बंद करें, इस पर लिखो कौन है क्या है। तो मैंने अपने बोला कि मेरे भाई हैं। तो ऐसे हाथ से मतलब जो जैसे लिख पा रहे थे वैसे मैंने, तो उन्होंने बोला उनका नंबर वगैरह, तो मैंने एक पेपर दिया, उसके ऊपर मैंने आंख बंद किए कि एक नंबर उनका मुझे याद था, तो उनके मोबाइल नंबर हमने लिख करके दिया, सॉरी ये लैंडलाइन नंबर था, तो वो नंबर मैंने लिख करके दिया। तो उन्होंने फिर जो है उन्हें उस नंबर पे कॉल की कि तुम्हारा कोई भाई है जैन करके ऐसे ऐसे, तो उन्होंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे जो है वो चोट लग गई है। तो वो करीब थोड़ी देर, एक आध घंटे में तुरंत हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल पहुँचने बाद में उन्होंने मेरे फेस से तो पहचाना नहीं, मेरे पैरों से उन्होंने पहचाना कि हाँ ये मेरा भाई है, क्योंकि मेरे पूरे फेस पे पट्टी बंधी हुई थी, तो मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उन्होंने घर में कॉल की है, माँ को बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, तब उनको पता लगा, नहीं तो मेरे घर में सब कुछ पता ही नहीं था। तो तुम्हें पता है कि अगर सर माँ को ऐसे पता लगेगा तो क्या होगा, फिर वो रोते भागते जैसे भी तैसे सुबह आके सब दिल्ली में आके खड़े हो गए। मेरे घर में सर नहीं पता था किसी को क्या हो गया, और मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन सर जैसे भी हैं आज आप लोगों के सामने हैं, बस यही हमारे लिए बहुत कुछ है। सर हम तो नसीब वाले हैं सर, क्या मतलब, बिल्कुल बिल्कुल मतलब, और वो भी हम सब महसूस होता है सर कि हम भारतीय हैं, सिर्फ आप लोगों की वजह से। बस सर आप लोगों का सपोर्ट है, तभी तो हम लोग, सर आप लोग जैसे अगर थोड़ा सा मतलब
सपोर्ट मिलता है ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ हमारे पीछे भी हमारा कोई सपोर्ट करने वाला भी है। सर आप लोगों की वजह से ही तो है कि जो है इतना सपोर्ट हम लोगों को मिलता है। नहीं और सर, आप जैसे सर लोग हैं कि थोड़ा सा मतलब मनोबल बढ़ाते हैं कि हाँ भाई हम हैं, बस इतना ही बहुत होता है हमारे लिए। सर आप लोग हैं भाई, इतना ही हमारे लिए बहुत है। सर हम हमारा बल तो आप है सर। सर बिल्कुल हम लोग को हम तो बढ़ाने का सर ही बल काम। है, लेकिन सर वो बल देने वाले तो आप लोग हो ना, कि ताकि दिखाते हो कि देखो हम भी हैं, हमारे साथ के लोग, हमारे देश की सेना, हमारे देश के जवान, हमारे लोग, ये लोग ऐसे भी हैं। तो इस चीज़ को तो बढ़ावा देने के लिए सर आप लोग सपोर्ट करते हो, तभी तो हम हैं सर। तो सर आपकी माता जी से जब पहली बार बात हुई थी, जब वो हॉस्पिटल आए होंगे, या वो क्या वाक्य हुआ था सर? सर जब मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता था, वो तो जब हॉस्पिटल में सुबह ये लोग पहुंच गए तो हमारे रूम में ये आईसीयू में लेके माँ को लेकर उन्होंने देखा, तो उनको तो होश उड़ गया। उनको तो उम्मीद ही नहीं था कि मेरा लड़का कैसी ऐसी भी कंडीशन हुई होगी। सर 2-3 महीने बाद में तो मैं बोलता, तो मैं कम से कम 1 साल तक तो मैं तो बोल ही नहीं पाया कुछ भी। मैं हल्का हल्का, मेरी आँख, डॉक्टर तो ये कह रहे थे कि इसकी आँख जो है चली गई है, कुछ नहीं हो पाएगा। तो धीरे धीरे मेरी आँख, बोले एक आँख बचाने की कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने जो है मेरी ये लेफ्ट आई जो है धीरे धीरे सा जो है 1-1.5 महीने बाद में थोड़ी सी खुलनी शुरू हुई। तो मैं थोड़ा सा देखना शुरू किया, उसके बाद में सर अच्छा रहा कि चलो मेरी आँख सही हो गई दोनों, और जैसे भी है सर ठीक है। अभी सर कोई दिक्कत होती है अभी भी? हाँ मैम, थोड़ी बहुत हल्की सर्दियों में ज़्यादा थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ये साइड में थोड़ा सा सीलिंग वगैरह आ जाती है ना। अभी भी ये फंक्शन ये काम नहीं करता, साइड राइट हैंड का ये जो है ना फेस, ये काम नहीं करता बहुत कम। थोड़ी सी और दिक्कत सर होती है इसके सर। बाद आप फिर कारगिल गए थे कभी? हाँ मैम, मैं जो है कारगिल डे वगैरह जब मनाते हैं तो वहाँ पे मैं जाता हूँ। और अपना ले वगैरह भी मैं जाके आया हूँ, वहाँ पर भी गए थे। कितनी बार गए सर आप उसके बाद फिर कारगिल? 2 बार गया हूँ मैम। सर अभी जब आप जाके वही सारे चोटियां को देखते हैं तो कैसी कैसी फीलिंग होता है सर? मैम वो पहले तो उस टाइम, अब तो मैडम बहुत सारी चीज़ें वो कर दी हैं बिल्कुल। ऐसे लगता है कि यहाँ पे, जब अभी मैं उसमें गया था तो मैं देख रहा था, मुझे याद आया कि ये वही चोटी है जहाँ पे मेरा खून निकला हुआ, जहाँ पे मेरा खून बहा था। देख के ऐसा लगता है कि यार क्या था यहाँ पे, अब तो बहुत कुछ चेंज हो गया वहाँ पे। उस टाइम में और इस टाइम में बहुत फर्क है मैम। सर आपका कोई ऐसा क्लोज साथी, मतलब बटालियन से जो शहीद हुए थे उस युद्ध में? हाँ सर, एक हमारे सीएचएम थे यशवीर सिंह। वो मतलब वो तो जब भी, मतलब कभी भी उनके माइंड में ये नहीं आता था कि जो है मतलब कभी भी वो रोल कॉल हो कहीं भी हो, तो हमेशा ही वो अगर किसी जवान को ये देखते थे कि नहीं ये जवान थोड़ा सा मुराद हो, तो वो अपने तरीके से उनको समझाते थे कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, हम हंसी मजाक भी करते थे। तो इससे सीएचएम एसपी साहब भी जो है शहीद हो गए थे। तो सर बहुत से साथी थे जो हमारे बीच में नहीं है, साथ में बैठना उठना भी सारी चीजें होती थी, अब बस नहीं है तो। सर थोड़ा सा आप अपने सीओ साहब कर्नल रविंद्रनाथ के बारे में बोलेंगे? वो भी बहुत अच्छे इंसान थे। आपकी कोई मेमोरीज उनके साथ, यादें? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो सीओ साहब थे, तो मैं बता रहा हूँ कि हमारे सीओ साहब की एक ऐसी टेक्निक थी, ऐसी तरीके से उनकी ब्रीफिंग, लड़ाई की जो टेक्टिक्स थी उनकी, ऐसी टेक्टिक्स तो मैंने किसी सीओ की नहीं देखी होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसे कमान अधिकारी मिल जाएं, तो मुझे लगता है कि सेना का कोई भी जवान या कोई भी ऐसा जो है कभी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। उन्होंने जो लड़ाई की नीति बनाई थी, वो नीति सबकी समझ से बाहर थी। और उन्होंने इस तरीके से कमांड की कि मतलब जैसे तैसे करके, मतलब अगर लड़ाई में भी जाते थे, मैंने ऐसा सीओ पहली बार देखा लड़ाई में साथ में तुम्हारे साथ, तुम्हारे से पहले अगला बंदा वहाँ खड़ा होता था, देखो तुम्हारे से पहले मैं खड़ा हूँ, तुम आओ यहाँ पे। ये हमारे रविंद्र साहब की बहुत बड़ी वो थी हमेशा। सर बाद में भी उनसे कांटेक्ट होता था सर? हाँ जी जी जी, रविंद्र साहब से जो है बेंगलोर में, जब हमारी यूनिट थी बेंगलोर में, साहब से मिलते थे। बेंगलोर में हम रह के आए 2013 में, बेंगलोर में ही थे। तो रविंद्र साहब बेंगलोर में ही थे, तो वहाँ यूनिट में आना जाना, कुछ प्रोग्राम होता था तो साहब वहाँ बुलाते थे। उससे कई बार मैं मुलाकात हुई रविंद्र साहब से। सर काश हमें 2013 में पता होगा, होता क्या बैंगलोर में थे। हाँ सर, मतलब पता बेंगलोर है। में थे, हमारी यूनिट भी सर बेंगलोर में ही थी जी।
तो सर आपने तो एक उसके बाद ले में भी तो पोस्टिंग की ना सर? हाँ, ले में लड़ाई के कारगिल। बाद में सर भी, हाँ लड़ाई ले के बाद में लड़ाई वहाँ क्या, उसके बाद सर मैं ज़्यादा टाइम वहाँ में रुका नहीं, क्योंकि सर्दियों का टाइम जैसा वो था, तो फिर हमेशा दिल्ली भेज दिया, ज़्यादा मैं वहाँ पे रुका नहीं हूँ। अच्छा। तो सर्दियों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे इस वजह से। तो सर आपके मतलब शादी कब हुई सर वॉर के बाद? शादी तो सर मेरी अभी हुई है 2007 में शादी हुई थी। अभी जो है मेरी एक बेटी और मेरा एक बेटा है, और शादी तो 2007 में हुई थी। तो तो पूछते होंगे सर वॉर के बारे में कभी आपसे, शेयर करते हो बिल उनसे? सर वह शेयर करते हैं, बच्चे तो अभी चलो मेरे छोटे हैं, लेकिन वाइफ, मैं तो सर ये कहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस कंडीशन में एक्सेप्ट किया, मेरे लिए तो बहुत कुछ पई है कि ये सही मतलब हालात में है, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। सर आप तो हमारे शान है सर, आप है इसीलिए हम सब है। मैम हम तो आप लोग बोलते हैं, आप लोग ऐसा सहयोग देते हैं तो हर कोई जवान ऑटोमेटिक वो हो जाता है कि नहीं यार हमें इतना सपोर्ट मिला तो हमें कुछ करना चाहिए, तो मनोबल तो आप लोग बढ़ाने वाले हो। सर आप फिर रिटायर कौन से साल में हुए सर? हाँ 31 दिसंबर 2013 में मैडम मैंने छोड़ दी, लास्ट दिसंबर 2013 में। अच्छा, फिर तो वार के बाद आपने बहुत लंबा फिर आपका सर्विस था। हाँ मैम, तो वो तो कहाँ बात तो कहाँ मैम आपका पोस्टिंग? मैडम पोस्टिंग तो हमारी जो है ये अलवर में भी रहे मैडम, ग्वालियर में भी रहे, उसके बाद में बेंगलोर रहे, रांची रहे, और उसके बाद में फिर काफ़ी जगह मैडम ऐसे रहा। दिल्ली में अधिकतर टाइम मेरा हुआ है, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट चलता था इधर, मैं दिल्ली में रहा हूँ। भाई कई जगह, बहुत काफ़ी जगह रह के आया हूँ। तो सर लास्ट हम टर्न आप हमारा बेंगलोर का ही था। सर अब हम आप कुछ हमको आप राजरिफ जो रेजिमेंट है जो मतलब भारत की वन ऑफ द बेस्ट रेजिमेंट्स में आती है, उस रेजिमेंट के बारे में और जो ट्रेनिंग दी जाती है आप लोगों को एज अ रिक्रूट 16 साल, उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकते हैं? सर ट्रेनिंग का तो हमारा एक ही एम रहता है कि बस किसी जितना हम लड़ाई में अगर खून हम बचाएंगे तो उससे पहले मुझे पसीना बहाना पड़ेगा। ट्रेनिंग में हम जितनी मेहनत करेंगे, लड़ाई में हम समझ लो उतना ही खून बचाएंगे। तो ट्रेनिंग तो सर आपको पता है कि ट्रेनिंग बहुत हार्ड है फौज की। और उस टाइम पे क्या था, जिस टाइम पे हमारी 97 में ट्रेनिंग जो है हुई थी, तो उस टाइम पे ट्रेनिंग का बहुत ही कुछ, अब तो बहुत सारा चेंज हो गया। पहले बहुत बहुत स्ट्रिक्ट था, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। सुबह 4 बजे उठ जाना, 4 बजे सर क्यों, 2:30-3 बजे उठ जाते थे, अपना काम धाम करते थे। शाम को सुबह 6 बजे पीटी में जाना, फिर आधे घंटे में पीटी से आना, ब्रेकफास्ट करना, कपड़े पहन के फिर ग्राउंड में चले जाना, फिर 1:30 बजे आना, फिर रोल कॉल अटेंड करना, फिर वही भाग दौड़। सर ऐसे ही बिजी रूटीन में ट्रेनिंग, तो सर वैसे ही आप लोगों को तो पता है ट्रेनिंग में क्या है। सर अभी जब जैसे हम लोग सुनते हैं कि लोग बोलते हैं कि युद्ध हो जाना चाहिए भारत पाकिस्तान के बीच में या भारत चीन के बीच में, आपने तो सर एक युद्ध लड़ा है, आपने मतलब महसूस किया है कि युद्ध क्या होता है, मतलब युद्ध में कितना अ, खून बहा सर जाता है दोनों तरफ का, बिल्कुल 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 हमारे बिल्कुल साथी सर, शहीद यही हुए। है। तो आपका क्या कहना है सर बिल्कुल इन लोगों बिल्कुल के लिए? बिल्कुल सर, यही है कि देखो लड़ाई तो कैसी भी हो सर, चाहे घर की लड़ाई हो चाहे देश की लड़ाई हो, लड़ाई में सर नुकसान दोनों पक्षों का होता है। अपना भी होगा, दूसरे का भी होगा। ठीक है, किसी की मांग जुड़ेगी, किसी का बेटा जाएगा कहीं, चाहे वो हमारा हो चाहे किसी का भी हो, अदर कंट्री का हो या कहीं का भी हो, प्रॉब्लम तो सबकी हो। लेकिन जो इंसान इसी चीज के लिए रहता है कि मेरा तो कोई है ही नहीं, तो उसको तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। अगला तो ये सोचता है कि बस चलो इसको बर्बाद कर दो। तो सर बर्बाद करने का मतलब ये थोड़ा है कि हम तो, हमारे यहाँ तो ना तो इतनी कोई टेररिज्म हो जाती है, अगले देशों में टेररिज्म भी है, सारी चीज़ें हैं। तो लड़ाई में तो यही होता है कि भाई हर सब दोनों पक्षों का नुकसान होता है, कोई भी हो। तो लड़ाई ना ही हो ज़्यादा बेटर है, समझौते से काम हो जाए ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो सर लास्ट में तो लड़ाई फिर तो अगर अगर आदमी नहीं मानता तो सर फिर अगर लातों की बातों से नहीं मानेंगे, लड़ाई तो फिर करनी पड़ेगी, जरूरी है। बिल्कुल। सर जबरदस्ती तो अभी अपना जो हक देंगे हमको।
हाँ सर, हाँ बताइए सर। मैं कह रहा हूँ जबरदस्ती तो अपनी जो है कोई हम अपना हक तो दे नहीं देंगे उनको, हमारा देश है, बिल्कुल हमारी आन बान शान है, ऐसी इतनी आसानी थोड़ा दे देंगे हम किसी को। सही है। और सर आप कुछ हमारे जो यंग जनरेशन है जो फौज में जाना चाहते हैं या फिर अभी जो उसी उम्र के हैं, आप उनके लिए कुछ मैसेज देंगे? मैं अपने साथियों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि फौज की बहुत अच्छी नौकरी है। कोई कहता है फौज में ऐसे होता वैसे होता, फौज की ऐसी नौकरी तो कहीं है ही नहीं। जिस दिन से आप आ जाओगे ना तब आप देखोगे फौज क्या है। तो हम तो कहते हैं कि जितना जोर शोर मेहनत हो लगा के दम लगा के एक बार फौज में भर्ती हो जाओ, जिंदगी रंग लाएगी। बस मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी कहीं भी हो, और यही मेहनत तुम्हारी रंग लाएगी। मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत करो, अच्छे से अपना नाम रोशन करो। देश का नाम रोशन होगा तो आपका नाम ऑलरेडी रोशन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आप आए और हमारे साथ वो सारी बातें शेयर किए। आज हमारा सच में बहुत ही एक लकी डे है कि हम आपको सामने से सुन सकते हैं। एग्जैक्टली इसी दिन 22 साल पहले आप वहाँ अपना खून बहाए थे, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे सुरक्षित बैठे हैं। थैंक यू मैम। तो आप लोगों ने हमें इतना टाइम दिया, बहुत बहुत थैंक यू। और हमें जो इस तरीके से प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। मतलब हम ये सब कुछ ये इसलिए कर सक रहे क्योंकि आपने किया था। हम तो सिर्फ उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये जानना जरूरी है लोगों को। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। यही तो सर कह रहे हैं कि आप हमारे पीछे आप लोग खड़े हो तभी तो हमें इतना वो है कि हमारे पीछे भी लोग खड़े हो। बोलते हैं सर कि मतलब अगर कोई पीछे खड़ा हो कह देता हम मैं ना, इससे सर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो एक्चुअली आप लोग हो ना, यही बहुत है। ये आपका बड़ापन नहीं सर। जैसे हम रात को सोते हैं यही सोच के सोते हैं कि बॉर्डर पे आप जैसे लोग खड़े हुए हैं, तो मतलब हमारा तो सर गर्व से चढ़ा हो जाता है सर। हम आप लोगों से एसोसिएट होते हैं। आप जैसे अभी कोई सोच भी नहीं सकता सर कि 18 साल की उम्र में जब आजकल के लोगों को या साइंस चूज करना या कॉमर्स लेना उसमें दिक्कत होती है, आपने तो जाके मतलब देश का नाम रोशन कर दिया था। हाँ सर, 16 साल में हो गया था, मैं भर्ती हो गया था, 16 साल की उम्र में हो गया था। सर आप अपना ख्याल रखना सर। और हम मतलब हमारे पास तो शब्द नहीं है आपको थैंक यू बोलने के लिए। तो थैंक यू मैम, धन्यवाद सर। मतलब जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने टाइम दिया सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, जय हिंद सर। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद।